तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि उसके नेचर पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास देखें तो मास, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो उसका मास भी ज्यादा होगा, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। या वॉल्यूम अगर हम देखें तो वहां पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई कि विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर नेचर। वो उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, वो किस नेचर का है, पोलर है, नॉन पोलर है, सॉल्यूट हमारा सॉल्यूबल है, नॉन सॉल्यूबल है, इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सॉल्यूट के कितने हैं। अब कौन कौन सी हमारे जो हमारे सिलेबस में है, हमारी मेन 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स अगर बॉइलिंग पॉइंट जस्ट लाइक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो अब उसका बॉइलिंग प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम इसमें कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब कि जैसे आइस का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो अब इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर सभी जानते हैं कि अगर किसी लिक्विड में हम फ्लो होने की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है ऑब्जेक्ट का फ्लो होता है। लेकिन जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो हो रहा होता है तो कोई एक फोर्स ऐसा अप्लाइड होता है जो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उस फ्लो के लिए रेजिस्ट का काम करता है। तो उसी रेजिस्ट को या उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड फोर्थ वन ही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी अगर किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट मिला दिया जाए तो उसके वेपर प्रेशर में आने वाली कमी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारे सिलेबस में ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और इन पर बेस्ड जो है हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कौन कौन से हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure and relative lowering of vapor pressure. हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है elevation in boiling point. elevation in boiling point जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी वॉलेटाइल सॉल्यूट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं। अब अगर इसी चीज को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो ग्राफ है वो वेपर प्रेशर और वर्सेस एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया हुआ ग्राफ है। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट कर्व हम देख रहे हैं, ये कर्व है, ये कर्व हमको बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज T1 टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब अगर इसमें हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर अब ये प्योर सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। यानी ये सेकंड वाला जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब क्योंकि वो जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है तो अब वेपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी, और पहले वाले जो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से हम नॉन वॉलेटाइल वाले सॉल्यूशन की अगर वेपर प्रेशर को कंपेयर करें तो T1 से जो वेपर प्रेशर है अब T2 की वेपर प्रेशर तक बनने में क्या आ जाएगा, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। यानी अब ये टेम्परेचर अगर T1 था तो अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो T2 टेम्परेचर पर आएगा, क्योंकि अब उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा सा ज्यादा उसको टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ जो 2 टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, यानी इनिशियल जब वो प्योर सॉल्वेंट था तब उसका टेम्परेचर T1 था,
और उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है यानी T2 माइनस T1, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कब क्रिएट होगा, जब किसी सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाएगा। यानी ये क्या है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस को हमें बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्योंकि ये दो टेम्परेचर का डिफरेंसेस है, इसीलिए इसकी यूनिट्स ये जो दो टेम्परेचर अगर हमें पता है तो हम उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेथड है जिससे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जो है, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्यूशन की उतनी ही ज्यादा मोलैलिटी होगी, और जितनी ज्यादा मोलैलिटी होगी उसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा और या उसको उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, कांस्टेंट इसमें लगाएंगे केबी एम। तो डेल्टा टीबी और मोलैलिटी के बीच में ये रिलेशन है, जहां पर डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और केबी इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम जानते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन एम इंटू WA। तो इसकी वैल्यू रखने पर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इस फॉर्मूले से भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, WB mass of the non-volatile solute, MB molar mass of the solute, and WA is mass of the pure solvent. Now let us take an example of the elevation in boiling point. Boiling point of the water at 750 mm Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? तो क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले T1 कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 99.63 डिग्री सेल्सियस, और उसको बॉयल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री, यानी T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। यानी दो टेम्परेचर हमको दिए हुए हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द टेम्परेचर यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी 100 माइनस 99.63, इट इज 0.37 डिग्री सेल्सियस। नाउ द सॉल्वेंट इज वाटर, और कितना पानी लिया हुआ है, 500 ग्राम पानी लिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, हाउ मच सुक्रोज, यानी सुक्रोज के कितने ग्राम उसमें डिसॉल्व हैं। तो WB हमें फाइंड आउट करना है, इट इज अ क्वेश्चन नाउ। WA इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो यहां पर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TB हमें पता है, KB कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ इस सॉल्वेंट के लिए, सुक्रोज के लिए जो KB है वो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वाटर की, वो क्या होती है,
Kb इज इक्वल टू 0.52 और ये आपको क्वेश्चन में मिली होगी। मोलर मास क्योंकि सुक्रोज है तो मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 342, ये इसके मोलर मास और Kb की वैल्यू है, ये भी हमको गिवन है। WA हमको पता है कितना है, 500 ग्राम है। तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू निकालने को रह गई है, WB। तो WB के लिए सॉल्व करेंगे। WB इज इक्वल टू डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA अपॉन KB इंटू 1000। इन सब की वैल्यू रखने पर 0.37 इंटू 342 इंटू 500, 0.52 इंटू 1000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर WV की वैल्यू जो आती है वो हमारी आएगी 122 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ द वाटर। हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम प्योर सॉल्वेंट का देखें, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका अपना लिक्विड फेज पे उसका अपना एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और अब वो जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उसका अपना एक अलग से वेपर प्रेशर होगा। तो ये जो दो ग्राफ हम देख रहे हैं, पहला ग्राफ जो है ये ग्राफ हमको दिखा रहा है लिक्विड सॉल्वेंट कर्व, यानी जब सॉल्वेंट अपनी लिक्विड फेज में होता है तो उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का होगा। और वहीं पर वही सॉल्वेंट, जैसे वाटर अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो वही सॉल्वेंट अगर फ्रोजन स्टेट में आता है तो वो फ्रोजन सॉल्वेंट कर्व कहलाएगा। और ये जो ग्राफ है हमारा वो फ्रोजन सॉल्वेंट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर T1 पे आ रहा है तो T1 इसका क्या हो गया, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर हम इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिला दें, यानी अब हम इसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा सोल्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, यानी ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है अब वो हमें कहाँ मिलेगा, वो थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे मिलेगा। तो ये जो कर्व है इस फ्रोजन सॉल्वेंट कर्व को अब इस पॉइंट पे काटेगा, यानी जो अभी हम तक हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर मिल रहा था, अब वो लोअर टेम्परेचर पर हमको मिलेगा। यानी जो हमें T1 पे मिल रहा था वो हमको कहाँ मिलेगा, T2 पर मिलेगा। तो इन जो ये कमी आई है, ये जो टेम्परेचर में कमी आई है, इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF से, क्योंकि ये भी क्या है, दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इसे भी किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TF से, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये भी क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन पॉइंट जो है वो अराइज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, पहला फॉर्मूला तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2, क्योंकि दो टेम्परेचर का ही डिफरेंसेस है। दूसरा, डेल्टा TF इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहां डेल्टा TF जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, M जो है मोलैलिटी है और KF जो है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब M की वैल्यू रखने पर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, एंड इस फॉर्मूले से भी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, KF जो है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, WB जो है मास ऑफ द सॉल्यूट है, MB जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, एंड WA जो है मास ऑफ द सॉल्वेंट। Now let us take an example of
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. Calculate the freezing point of a solution containing 60 gram of the glucose in 250 gram of water. Kf of the water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. तो क्या क्या गिवन कंडीशंस है हमें. WD दिया हुआ है हमको 60 ग्राम. 60 ग्राम जो ग्लूकोज है वो 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, यानी WA इज इक्वल टू 250 ग्राम वाटर. MB क्योंकि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है 180, और किसमें डिजोल्व है वाटर में, तो MA इज इक्वल टू 18. KF दिया हुआ है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. और क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी TB हमसे पूछा हुआ है. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA. KF हमारा 1.86, WB दिया हुआ है 60 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB हमारा है 180 इंटू WA हमारा है 250 ग्राम. इसको सॉल्व करके हमें डेल्टा TF मिलता है 2.48 कैलोरी. ठीक है, ये अभी हमें क्या मिला है, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट. हम जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, दो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, डेल्टा TF. तो डेल्टा TF फॉर्मूले से डेल्टा TF इज इक्वल टू T1 माइनस T2, यानी T1 प्योर सॉल्वेंट का, अगर हम प्योर वाटर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितना होगा, सॉरी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 273.15 केल्विन, और T2 कितना है हमारा 2.48. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2. तो T2 के लिए सॉल्व करें, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस डेल्टा TF. तो T1 हमारा है 273.15 माइनस 2.48, यानी 273.67 केल्विन. तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले 273.15 था, अब उसमें कमी आ जाएगी, 2.48 की कमी आने के बाद जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 270.67 केल्विन.